एवरीवन, अपने पिछले वीडियो में हमने जॉर्ज हर्बर्ट मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया था। मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरा वो प्रयास सफल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम हर्बर्ट ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यह अध्ययन करता है कि प्रतीकों के माध्यम से किस प्रकार सामाजिक व्यवहार किया जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परंपरा में मीड के बाद उनके शिष्य हर्बर्ट ब्लूमर का स्थान आता है, जिन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत को उसकी वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत के 4 मुख्य पहलू हैं, जिनमें सबसे पहला है निर्वचन या इंटरप्रिटेशन। ब्लूमर भी मीड की भांति ये मानकर चलते हैं कि मनुष्य की अंतःक्रियाओं को व्यवहारवादी मनोविज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता। उनका यह भी मानना था कि किसी भी व्यवहार या क्रिया में व्यक्ति ही निर्धारक तत्व होता है। यह व्यक्ति का सेल्फ ही होता है जो यह निश्चित करता है कि किस परिस्थिति में व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों की तुलना में व्यक्ति का सेल्फ एक शक्तिशाली कारक है। वास्तविकता तो यह है कि कर्ता का जो स्वयं होता है वही बाहरी दुनिया का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन करता है। इस दुनिया के बारे में सेल्फ अपनी समझ अपने आप बनाता है और उसी के अनुसार वो कार्य भी करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के सिद्धांत का बहुत बड़ा आधार वाक्य या प्रेमिस निर्वचन या इंटरप्रिटेशन है। ब्लूमर के प्रतीकात्मक सिद्धांत पर आगे बढ़ने से पहले हमें विनिमयवादियों के सिद्धांत को समझ लेना बहुत आवश्यक होगा, जिन्होंने अपने सिद्धांतों में उद्दीपन और प्रत्युत्तर की बात की है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी मॉल में कपड़े की कोई सेल लगी हुई है और कर्ता उस सेल से प्रभावित होकर मॉल में जाते हैं, बहुत से कपड़ों को खरीद लाते हैं। तो ये उद्दीपन और प्रत्युत्तर की अवस्था है। उद्दीपन है कपड़ों की सेल और प्रत्युत्तर है उन कपड़ों को कर्ता के द्वारा खरीद लिया जाना। इस अवधारणा को जॉर्ज सी होमन्स जैसे विनिमयवादियों ने प्रस्तुत किया है, लेकिन हर्बर्ट ब्लूमर इस उद्दीपन और प्रत्युत्तर की अवधारणा में थोड़ा संशोधन कर देते हैं। ब्लूमर उद्दीपन और प्रत्युत्तर के बीच निर्वचन या इंटरप्रिटेशन को भी जोड़ देते हैं। यहाँ पर उद्दीपन का सीधा प्रत्युत्तर नहीं आता है। सबसे पहले उद्दीपन और स्वयं में अंतःक्रिया होती है, बहस होती है, वाद विवाद होता है। यह वाद विवाद होने के बाद जो स्वयं है वो ये निश्चित करता है कि उसे उद्दीपन को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। इसलिए ब्लूमर यहाँ पर उद्दीपन और प्रत्युत्तर के बीच में निर्वचन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं। इसको हम जो हमने पूर्व उदाहरण लिया है उसी से दोबारा समझ सकते हैं कि जब मॉल में सेल लगती है तो स्वयं उसका तुरंत प्रत्युत्तर नहीं करता है। वह उस उद्दीपन का निर्वचन करता है, उसको इंटरप्रेट करता है कि अभी मुझे कपड़े खरीदने की क्या आवश्यकता है। अभी तो मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिनको मैं खर्च कर सकूं, तो मैं अनावश्यक खरीदारी क्यों करूं। यहाँ पर सेल्फ बाहरी दुनिया द्वारा दिए गए उद्दीपन पर पूरी बहस कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है, और अगर वो इस बात पर आश्वस्त हो जाता है कि कपड़े खरीदना आवश्यक है तो उसे खरीद लेता है, अन्यथा वो उसे छोड़ देता है। इस प्रकार अंतःक्रिया में ब्लूमर कहते हैं अंतःक्रिया में निर्वचन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्लूमर ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति जब बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है तो सेल्फ बराबर अपनी दृष्टि से बाहरी दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको स्वीकार या अस्वीकार करने के संकेत देता रहता है। ब्लूमर इसे सेल्फ इंडिकेशन कहते हैं।
निर्वचन की प्रक्रिया में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जैसा हमने पहले लेक्चर में भी बात की थी कि संकेत दो प्रकार के होते हैं, वर्बल जिसमें हम भाषा को, बोली को ले लेते हैं, और नॉन वर्बल जिसमें हम बहुत सारे संकेतों को, हैंड रेज करना, थम्स अप करना या इस तरह के और बहुत सारे संकेतों को ले लेते हैं। ब्लूमर ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति संकेतों को समझने के लिए दूसरों की भूमिकाओं को अपना लेता है। ऐसा करने से उसे संकेतों को समझने में आसानी होती है, सहायता मिलती है, और कर्ता दूसरों की क्रियाओं का अर्थ आसानी से निकाल सकता है, और निर्वचन करने के बाद वह क्रिया का प्रत्युत्तर आसानी से दे सकता है। इसका एक रोचक सा उदाहरण मैं आपको समझा सकता हूं कि हिंदुओं में तिलक लगाने की परंपरा है, इससे आप सब परिचित हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा प्रतीकात्मक भिन्नता है। विष्णु भगवान के जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो यू शेप का तिलक लगाते हैं, और दूसरी तरफ जो शिव के अनुयायी हैं, शिव भक्त हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उनका तिलक लगाते हैं। तो यू टाइप का तिलक विष्णु भक्ति का, और हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला तिलक वो शिव भक्ति का प्रतीक है। अगर आपको इस बात का ज्ञान है तो आप आसानी से दूसरे की क्रियाओं का निर्वचन करने के बाद उस क्रिया का प्रत्युत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है हमारे लिए कि हमें प्रतीकों का अर्थ अवश्य पता होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी सामने आ जाती है कि क्रिया करने वाले दोनों ही व्यक्तियों को एक दूसरे की भाषा का ज्ञान नहीं होता, या वो एक दूसरे के प्रतीकों का अर्थ नहीं निकाल पाते। तब ऐसी अवस्था में दूसरे व्यक्ति की क्रिया का सही निर्वचन, सही इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता है। इसका भी एक रोचक सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। शादी विवाह के अवसरों पर बारातियों का फूल से, मालाओं से स्वागत आप सबने देखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो आदिम माझी समाज में बारातियों का स्वागत उनको कीचड़ में डुबोकर किया जाता है। ये उनकी अपनी परंपरा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की विवाह से परिचित ना हो और उसमें वो शामिल हो जाए, तो वो उन लोगों की क्रियाओं का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उनके प्रतीकों को समझ नहीं रहा है। इस प्रकार अंत्य क्रिया में निर्वचन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत आवश्यक होता है। दूसरा कि ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद के सिद्धांत में 3 मौलिक आधार वाक्यों का या प्रमिस का उल्लेख किया है। ब्लूमर ने उद्दीपन और प्रत्युत्तर में निर्वचन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार प्रतीकात्मक निर्वचन में 3 मौलिक आधार वाक्य हैं जिन्हें बराबर ध्यान में रखना चाहिए। ये आधार वाक्य या प्रेमिस प्रतीकों के निर्वचन में उनको समझने में हम एक विशेष अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये आधार वाक्य एक प्रकार के पैमाने हैं जिनकी सहायता से हम प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया को समझ सकते हैं। इनमें सर्वप्रथम आता है मनुष्य की क्रियाओं का अभिप्राय का महत्व, कि मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है उनका अभिप्राय क्या है और उसका महत्व क्या है। ब्लूमर ये मानकर चलते हैं कि सामान्यतया मनुष्य वस्तुओं का जो भी अर्थ निकालते हैं उसी के अनुरूप वो कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें शादी का या विवाह का निमंत्रण देता है तो हम शादी का अभिप्राय मौज मस्ती, नाच गाना, दावत आदि से लेते हैं। वहां जाकर हम कोई गंभीरता प्रकट नहीं करनी है हमको, जैसी गंभीरता हम किसी की मृत्यु के अवसर पर प्रकट करते हैं। और ये सब इसलिए होता है, ऐसा होता है क्योंकि हम विवाह के, शादी के अभिप्राय को समझते हैं। ब्लूमर यहां पर कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो भी चेतना या जानकारी होती है वह सब अभिप्राय के कारण ही होती है। इसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक महिला के पति को कैंसर है और अपने पति के इस बीमारी से महिला बहुत परेशान है। वह सोचती रहती है कि अगर उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई का
दायित्व कैसे उठाया जाएगा? परिवार में जो बूढ़े माता पिता हैं, उनकी बीमारी के लिए खर्चा कहाँ से आएगा? और इस तरह के बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो उसके मस्तिष्क में उठते रहते हैं, आते रहते हैं। ये दृष्टांत अभिप्राय निकालने की एक प्रक्रिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि अभिप्राय जल्दी निकल आते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि अभिप्रायों को निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन अभिप्राय निकालने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि व्यक्ति को प्रतीकों के बारे में जानकारी या चेतना अवश्य होनी चाहिए। अगर यहाँ पर वो महिला अपने पति की कैंसर की बीमारी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के उत्तरदायित्व के बारे में, माता पिता की बीमारी के बारे में नहीं समझ पाती है या उसको जानकारी नहीं होती, तो वो इस चुनौती का प्रत्युत्तर नहीं दे सकती। तो घटनाओं का अभिप्राय निकालकर जो महिला है वो भविष्य में होने वाले अपने व्यवहार को निश्चित करने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार मनुष्य की कोई भी क्रिया इस तथ्य पर निर्भर करती है कि क्रिया का क्या अभिप्राय निकलता है और भविष्य में क्रिया करने के लिए क्या पर्याप्त जानकारी और चेतना वो रखता है या नहीं रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण आधार वाक्य है अभिप्राय का स्रोत। आधार वाक्य में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि व्यक्ति जो भी अभिप्राय निकालता है अथवा अर्थ निकालता है उसका स्रोत क्या है। बुलमर यहाँ पर ये बात करते हैं कि हम अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, विरोधियों के साथ जो भी सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं उन्हीं से अभिप्राय निकलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को विवाह का निमंत्रण दिया जाए तो उसके लिए विवाह अपने आप में प्रमुख नहीं है, बल्कि वो समझता है कि वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर नाच गाना होगा, बढ़िया बढ़िया डिशेस खाने को मिलेंगी, शराब पीने को मिलेगी। इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के अभिप्राय हैं वो यहाँ पर निकाल रहा होता है। लेकिन इस सब के लिए अंतःक्रिया का होना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति किसी विवाह में कभी सम्मिलित ही ना हुआ हो तो वो ये अभिप्राय नहीं निकाल पाएगा कि विवाह में शराब भी पीने को मिलती है, नाच गाना भी होता है, बढ़िया बढ़िया प्रकार के जो डिशेज हैं वो भी खाने को मिलती हैं। तो अभिप्राय को निकालने के लिए अंतःक्रिया का होना बहुत आवश्यक होता है। तीसरे आधार वाक्य की बात करते हैं ब्लूमर, वह है निर्वचन में अभिप्राय की भूमिका। कि जो इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन हम जब कर रहे होते हैं तो उसमें मीनिंग का क्या रोल होता है। ब्लूमर ये यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि वस्तुओं के जो भी अर्थ होते हैं, अभिप्राय होते हैं, उन्हें व्यक्ति स्वयं तय करता है। जो अभिप्राय उसे उचित लगता है, ठीक लगता है, उस अभिप्राय को वो अपना लेता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कर्ता का जो सेल्फ है और जो निर्वचन है, इंटरप्रिटेशन है, वो उसकी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कर्ता के सामने जो भी वस्तु आती है, प्रसंग आते हैं, घटनाएं आती हैं, वो उनके अभिप्राय को, उनके अर्थ को समझने की कोशिश करता है, उनकी व्याख्या करता है, उनकी मीमांसा करता है। इस सब को हम निर्वचन कहते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इस सारी प्रक्रिया के बाद व्यक्ति उन वस्तुओं का अभिप्राय निकालता है और उसी के अनुरूप वो कार्य करता है। एक उदाहरण लेते हैं इसमें को समझने के लिए भी कि एक पुलिस अधिकारी को ये सूचना मिलती है कि कहीं पर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है। अब वो अधिकारी अपने दलबल के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचता है। सारी की सारी जो जानकारी है वो जानकारी प्राप्त करता है। विभिन्न कारकों से वो अभिप्राय निकालने की कोशिश करता है कि ये मृत्यु हत्या है, आत्महत्या है अथवा कोई प्राकृतिक मृत्यु है। लेकिन यह सब अभिप्राय निकालने के लिए निर्वचन का होना, इंटरप्रिटेशन का होना बहुत आवश्यक होता है। ब्लूमर अपने सिद्धांत में प्रतीकों के महत्व को बहुत उपयोगी मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जो प्रतीक हैं वो भौतिक या सामाजिक वस्तु को अर्थ प्रदान करते हैं। इनसे मनुष्यों की आकलन क्षमता का विकास होता है।
प्रतीकों को देखकर ही व्यक्ति ये समझ जाता है कि अमुक घटना हो रही है। उदाहरण के लिए अगर कहीं पर धुआं निकल रहा होता है तो आप ये समझ जाते हैं कि भाई आग लगी होगी तभी ये धुआं निकला है। दूसरे कि जो प्रतीक हैं ये व्यक्ति के सोचने की क्षमता का विकास करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं हमारे सामने जिनका हल हम प्रतीकों के माध्यम से ही कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं। एक कहानी आपको याद होगी अलीबाबा 40 चोरों वाली, जिसमें उन 40 चोरों में से एक अलीबाबा के घर का पता लगाने के लिए जाता है और जब उसे पता चल जाता है उस घर का तो वहाँ पर वो चिन्ह बना देता है, संकेत बना देता है ताकि वो अपने दल बल के साथ आकर धावा बोल सके। तो ये जो संकेत उसने लगाया दरवाजे पर वो उसकी समस्या को हल कर रहा है, पहचानने की समस्या को। तो इस प्रकार जो प्रतीक होते हैं वो एक समय में बहुत सारी जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं उनके बारे में भी हमको सोचने में समर्थ बनाते हैं, उपयोग योग्य बनाते हैं। दूसरी बात कि हर धर्म में जो प्रतीक होते हैं वो धर्म के महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने में बहुत उपयोगी साबित होते हैं, उपयोगी सिद्ध होते हैं। और दैनिक जीवन में हम अपने बहुत सारे जो कार्य हैं वो उन्हीं प्रतीकों के माध्यम से कर पाते हैं। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होते हैं। आइए अब बात करते हैं ब्लूमर के द्वारा बताए गए सिद्धांत के और अन्य पहलुओं की। इसमें एक अलग पहलू है जिसमें वो बात करते हैं संरचना और प्रक्रिया की। ब्लूमर ये मानकर चलते हैं कि हर समाज की कोई ना कोई संरचना अवश्य होती है। उनका यह भी मानना है कि समाज में संरचना की एक निश्चित भूमिका होती है। ब्लूमर इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति जब अंतःक्रिया कर रहा होता है तो यह अंतःक्रिया समाज द्वारा संरचित होती है। यहाँ पर जो समाज है वो अपने अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है, काम करता रहता है और घटनाओं और प्रसंगों के अनुसार वो अपने आप को अनुकूलित कर लेता है या बदल लेता है। ब्लूमर आगे बात करते हैं मेथोडोलॉजी की कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विधि के क्षेत्र को भी हमें समझना बहुत उपयोगी होगा। इस संबंध में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। ब्लूमर मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए आगमनात्मक उपागम को, जिसको हम इंडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं, सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं। उनका ये मानना है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में किसी भी समस्या को अनुभविक दुनिया के साथ जोड़कर ही समझना चाहिए। ब्लूमर ये तर्क देते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माण में हमको ऐसी अवधारणाएं बनानी चाहिए जो संवेदनशील हों, क्योंकि संवेदनशील अवधारणाएं ही मनुष्य के सेल्फ में जो परिवर्तन आते हैं उनके बारे में जानकारी दे सकती हैं, उनके बारे में हमको बता सकती हैं। आगमनात्मक विधि को स्वीकार करने के बाद ब्लूमर उन पद्धतियों का भी उल्लेख करते हैं जिनके द्वारा अनुभविक दुनिया को समझा जा सकता है। इनमें वो पहली पद्धति को बताते हैं, अन्वेषण पद्धति। यह एक प्रकार की खोज है, अन्वेषण है। ब्लूमर कहते हैं कि जो विधि अपेक्षित तथ्यों को प्रदान करती है व्यक्ति उसी विधि को अपना लेता है। इसके बाद ब्लूमर तथ्यों को एकत्रित करने के लिए दूसरी पद्धति के बारे में बात करते हैं जिसको वो निरीक्षण पद्धति कहते हैं। इस विधि के द्वारा अनुसंधानकर्ता संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र की गहराई में जाकर गहन जानकारी को प्राप्त कर लेता है। ब्लूमर कहते हैं कि अगर इसके बाद भी हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम गुणात्मक पद्धति को भी अपना सकते हैं। तो इस प्रकार संक्षेप में हम देखें कि ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत निर्माण में एक सीधी सादी प्रक्रिया को अपनाया है। उनका ये मानना था कि प्रतीकात्मक प्रक्रियाएं बदलती रहती हैं और जब तक संवेदनशीलता के साथ इन बदलते हुए प्रतीकों को नहीं समझा जाता है तब तक कोई सिद्धांत उपयोगी नहीं बन सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय संदर्भ में नारी को पहले अबला, असहाय, कमजोर आदि प्रतीकों के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज के दौर में स्त्री से नारी के संबंध में ये जो प्रतीक हैं वो बदल गए हैं। आज नारी बराबरी की
भागीदार है। आज राज्य भी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। आज नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसलिए ब्लूमर ये बात बार बार कहते हैं कि प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद में हमको आगमन पद्धति को, इंडक्टिव अप्रोच को अपनाना बहुत ज़रूरी होगा। और इसीलिए अंत में मैं ब्लूमर के इस कथन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि समाज कुछ और नहीं है बल्कि प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया ही है। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।